हेलो एंड वेलकम टू ईडॉन। एग्जाम रेडी सीरीज में हम कर रहे हैं एनसीईआरटी प्लस, जिसमें एनसीईआरटी और दूसरे इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस से एग्जाम रिलेवेंट फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि एग्जाम से जस्ट पहले आप इसको रेफर करके जा सकें। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड भी हैं। और अभी हम कर रहे हैं क्लास 11 की ज्योग्राफी, चैप्टर 2, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। इससे पहले हम द हिमालयस की बात कर चुके हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स की बात कर चुके हैं और पेनिनसुलर प्लेटू की भी बात कर चुके हैं। बचा रह गया है हमारा द इंडियन डेजर्ट, विच इज थार डेजर्ट, और द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो अब आज हम स्टार्ट करते हैं इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट से। लेट्स बिगिन। फिजियोग्राफी और लोकेशन उसकी, थार डेजर्ट की लोकेशन और उसकी फिजियोग्राफी। एक तो ये कि सबसे वेस्टर्न साइड में लाई करती है, ठीक है, वेस्टर्न बॉर्डरलैंड ऑफ इंडिया, वे एक्सटेंड्स फ्रॉम अरावलीज टू द इंडो पाक बॉर्डर। यानी कि अरावलीज के वेस्ट से इंडो पाक बॉर्डर तक एग्जिस्ट करती है इंडिया में, और पाकिस्तान में भी एक्सटेंड करती है, बट हम उसके बारे में अभी नहीं जाएंगे। ठीक है, वेस्ट ऑफ अरावली से स्टार्ट होके इंडो पाक बॉर्डर तक जाती है, और गुजरात के कुछ रीजन में भी डेजर्ट, थार डेजर्ट के पार्ट्स हैं। अब ये जो है फीचर वो एरिड लो लैंड है, मतलब ज़्यादा इनकी हाइट नहीं है फ्रॉम द मीन सी लेवल, और ये एरिड हैं, ज़्यादा बारिश यहाँ पे होती नहीं है। जेंटली अंडुलेटिंग प्लेन्स, अंडुलेटिंग का हमने एक एग्जांपल फोटोग्राफ्स के थ्रू देखा था। अंडुलेटिंग यानी कि ऊबड़ खाबड़ जमीन, यहाँ तक फ्लैट रहा, फिर कुछ ऊबड़ खाबड़ जमीन इस तरीके से। ज़्यादा ऊंचे हिल्स नहीं होंगे, छोटे छोटे माउंट्स जैसे, हिलॉक्स जैसे होंगे। और ये लैंड कम्प्लीटली फ्लैट, जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स की तरह प्लेन नहीं है। थोड़ा इसमें स्ट्रक्चर, कहीं पे हार्ड रॉक स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे थोड़ा सा अपलैंड होगा, कहीं फ्लैट होगा, फिर उसके बाद थोड़ा अपलैंड होगा, इस तरीके से इसकी पूरी टोपोग्राफी है। आइसोलेटेड अपलैंड्स हैं यहाँ पे, इन्हीं को हम पेनी प्लेन्स भी बोलते हैं। आगे देखेंगे। ईस्टर्न मार्जिनल हाईलैंड, अरावली रेंजेस जो हैं वो, उनकी हाइट है थोड़ी अच्छी खासी, ओवर 2000 मीटर्स। और ट्रांजिशन है सेमी एरिड टू एरिड, ट्रांजिशन ये फॉर्म करते हैं अरावली रेंजेस। यानी कि वेस्टर्न साइड में वो कम्प्लीटली ड्राई है और डेजर्ट रीजन है, और ईस्टर्न साइड ऑफ अरावलीज जो है वो सेमी एरिड रीजन्स में आते हैं, जहाँ हल्की फुल्की बारिश होती है 50 सेंटीमीटर एंड अबव। बट अरावली रेंजेस के वेस्ट में 20-30 सेंटीमीटर ऐसे रेनफॉल होती है। वेस्टर्न सलाइन प्लेन्स, ये कुछ रीजन्स जो हैं, रन ऑफ कच्छ, उसमें क्या है, सलाइन प्लेन्स पाए जाते हैं। सलाइन प्लेन्स यानी कि सॉल्ट सॉल्ट फ्लैट्स हैं, प्लेन रीजन्स हैं, यानी कि पूरे के पूरे समतल इलाके हैं जो जहाँ पे सॉल्ट अच्छे खासे लेयर्स में पाए जाते हैं। तो उन्हीं को हम सलाइन प्लेन्स बोल रहे हैं, और उनको हम रन ऑफ कच्छ बोलते हैं, रन फॉर्मेशन नियर कच्छ। और टाइडल फ्लैट्स हैं वहाँ पे। टाइडल फ्लैट्स यानी कि टाइड्स के ड्यूरिंग टाइड समंदर का पानी वहाँ पे अंदर आ जाता है, और कुछ टाइम तक वहाँ रहता है, तो उससे भी हमारा काफ़ी सॉल्टी वाटर अंदर तक आता है। वो होता है कहाँ पे, रन ऑफ कच्छ में। और ये एफेमेरल हैं, यानी कि शॉर्ट लिव्ड हैं, कुछ ही टाइम तक होते हैं। लोकल नेम इनको मरुस्थली के नाम से भी जाना जाता है। रेनफॉल लेस देन 250 mm, यानी कि 25 सेंटीमीटर से भी कम इन जनरल वहाँ पे रेनफॉल होती है डेजर्ट रीजन में, थार डेजर्ट में। आगे देखते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन, यानी कि वहाँ चट्टान और पत्थर की बनावट कैसी है। एक तो ये कि एरिड प्लेन पेनी प्लेन सरफेस है। पेनी प्लेन क्या है, काफ़ी समय से वो इरोड होते होते ऑलमोस्ट फ्लैट हो गए हैं। वहाँ के जो भी रॉक स्ट्रक्चर्स है वो इतने ज़्यादा इरोड हो चुके हैं कि ऑलमोस्ट फ्लैट हो चुके हैं, और कहीं कहीं पे जो हार्ड रेजिस्टेंट रॉक्स हैं वहाँ पे थोड़े हिलॉक्स टाइप के हैं, बाकी ऑलमोस्ट फ्लैट हैं, ऑलमोस्ट फ्लैट हैं। फिर कहीं पे थोड़ा सा एक हिलॉक्स ये अपलैंड की तरफ फॉर्म कर जाएगा, तो इसी को जो रेसिड्यूअल सरफेसेज हैं, और ये ओवरऑल जो हमारा एक लैंड फॉर्म बनेगा, टोपोग्राफी होगी इस जगह की, उसे हम पेनीप्लेन बोलते हैं। वो ऑलमोस्ट इरोड होके फ्लैट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट फ्लैट। बचे खुचे कुछ जगह में वो छोटे मोटे हिलॉक्स होंगे, बाकी वो ज़्यादातर फ्लैट है। इरोडेड एंशियंट बेसमेंट रॉक्स कवर्ड बाय एओलियन सैंड्स। एओलियन सैंड्स का मतलब ये है कि वो सैंड्स जो हवा से ट्रांसफर होके वहां पे आए हैं थ्रू विंड्स, ठीक है। एओलियन डिपॉजिट्स यानी कि हवा से ट्रांसफर होके वो वहां पे डिपॉजिट किए गए हैं, यानी कि विंड से ट्रांसफर होके वहां पे डिपॉजिट किए गए हैं।
विंड ब्लोन सैंड शीट्स हैं, लोएस्ट लाइक डिपॉजिट्स हैं, ये सब फीचर्स हैं उनके, वो सैंड ड्यून्स जैसे फीचर्स बनाते हैं। अब यहाँ पे सेडिमेंट जो है वो सलाइन और अल्कलाइन नेचर के हैं। सॉल्ट फ्लैट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। सॉल्ट फ्लैट्स इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि इवापोरेशन काफ़ी ज़्यादा है, और इनलैंड ड्रेनेज बेसिन है, यानी कि जो वाटर है वहाँ पे एक जगह इकट्ठा हो जाता है किसी लेक में या किसी मार्शलैंड में, और वहाँ पे जमा रहता है, और इवापोरेशन की रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो वो ज़मीन के अंदर से सॉल्ट वो ऊपर खींच लेता है, उसकी वजह से वहाँ पे सॉल्ट फ्लैट्स फॉर्म करते हैं। सॉल्ट फ्लैट क्या होता है? एक्सटेंसिव फ्लैट लैंड होती है जहाँ पे कि लेयर्स ऑफ सॉल्ट पाए जाते हैं। यहाँ पे कुछ फॉसिल के सेडिमेंट्स भी पाए जाते हैं। फॉसिल सेडिमेंट्स, वो जगह का नाम है अकाल, ठीक है, डेजर्ट नेशनल पार्क में नियर जैसलमेर राजस्थान। वहाँ पे कुछ फॉसिल वुड फॉसिल्स पाए गए हैं जुरासिक एज के। जगह का नाम है अकाल। आगे देखते हैं मेजर लैंडफॉर्म्स यहाँ पे क्या है। तो एओलियन यानी कि विंड से जो शेप की गई हैं, इससे पहले हमने जो भी देखा था हिमालयन लैंडफॉर्म्स और नॉर्दर्न प्लेन्स में और इवन पेनिनसुलर प्लेन्स में, वो ऑलमोस्ट सभी के सभी रेन वाटर से या फिर रिवर वाटर से फॉर्म किए गए थे, मोस्टली रिवर वाटर से। बट यहाँ पे हम डेजर्ट फीचर्स में देखेंगे कि यहाँ पे बारिश की कमी है, पानी यहाँ कम है, तो जो इरोडिंग एजेंट है हमारा वो विंड है, ठीक है, तो उसी को हम एओलियन बोल रहे हैं। जहाँ के विंड की एक्शन से ज़्यादा इरोजन और डिपोजिशन का काम हो उसे हम एओलियन लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। तो यहाँ पे एक तो पहला है बारछन ड्यून्स, जैसे भी याद कर लो, बारखन बारछन, जो याद करने में आसानी हो। यहाँ पे सही प्रोनाउंसिएशन क्या है उसके पीछे ज़्यादा दिमाग लगाने का और टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, जो याद रख सकते हो वही याद रखो, एग्जाम में सही करने से मतलब है। ये क्या है? क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स होते हैं। क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ विंड। एक डायरेक्शन से जब विंड फ्लो कर रही होती है, सॉरी ब्लो कर रही होती है, तो रेत या जो सैंड है उसे एक पर्टिकुलर शेप में इकट्ठा कर देती है, और वो जनरली क्रिसेंट शेप में फॉर्म करता है। अब वो क्रिसेंट शेप में क्यों फॉर्म करता है, इसके पीछे थोड़ा फिजिक्स है, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी जगह की वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो सैंड ज़्यादा दूर तक चले जाते हैं, जहाँ पे ज़्यादा डिपोजिशन होता है तो वो ज़्यादा हाइट में ज़्यादा ऊंचे इकट्ठे हो जाते हैं। तो उसके पीछे की फिजिक्स में हम नहीं जाएंगे, बट इतना समझ लेंगे कि सैंड एक डायरेक्शन से ही फ्लो कर रही है या ब्लो कर रही है। जहाँ डिपोजिशन ज़्यादा हुआ है वहाँ पे हाइट ज़्यादा है, वो सेंटर रीजन है, और जहाँ पे ज़्यादा दूर तक सैंड कैरी हो गए वो इस तरीके से दिखाई देते हैं। ये बीच का रीजन हुआ ये वाला, और ये कुछ ज़्यादा दूर तक कैरी कर गए हैं, तो पैराबोलिक या फिर क्रिसेंट शेप में ये सैंड ड्यून्स फॉर्म करते हैं। विंड जो है वो इस डायरेक्शन से ब्लो कर रही है, और यहाँ पे इधर विंड अपने साथ सैंड पार्टिकल्स को कैरी करते हुए जा रही है। तो ऐसे फीचर्स को हम बोलते हैं बार्शियन ड्यून्स, क्रिसेंट शेप ड्यून्स। जिस तरीके से याद कर लो, नाम याद होना चाहिए, क्योंकि शेप की अगर बात ना करें तो फिर नाम से मालूम होना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अब ये बहुत कॉमन टाइप ऑफ सैंड ड्यून्स होते हैं। दूसरा है कि लीनियर और लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स, और ये पैरेलल टू विंड डायरेक्शन होते हैं। सी, लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स, यहाँ पे विंड के डायरेक्शन के पैरेलल ये सैंड ड्यून्स फॉर्म कर गए हैं। उसके बाद एक फीचर है इंटरड्यूनल प्लेन्स, यानी कि दो सैंड ड्यून्स वाले एरियाज के बीच में कुछ एक फ्लैट वैलीज हो या फ्लैट लैंड हो, उसे हम इंटरड्यूनल प्लेन्स बोलते हैं। सैंड ड्यून्स वाला एक रीजन है, दूसरा सैंड ड्यून्स वाला रीजन है, उसके बीच में कुछ फ्लैट लैंड है, वहाँ पे खेती या फिर ह्यूमन सेटलमेंट्स हो सकते हैं। सीजनल कल्टीवेशन वहाँ पे की जाती है, जनरली बिकॉज वो लोलैंड है, वहाँ पानी वानी इकट्ठा हो जाता है। रेनी सीजन जो भी छोटा होगा, कुछ तो पानी इकट्ठा हो ही जाता है। बारिश अगर 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर की भी बारिश अगर एनुअल रेनफॉल है, तो कुछ महीनों तक वहाँ पे काफ़ी पानी काम भर का इकट्ठा होता है, तो उसमें लोग खेती वेती कर लेते हैं। अब दूसरा एक फीचर है यहाँ पे मशरूम रॉक्स एंड वेंटीफैक्ट्स। वेंटीफैक्ट्स के बारे में ज़्यादा हम पढ़ेंगे जब लैंडफॉर्म पढ़ेंगे, बट मोर और लेस दोनों एक ही चीज़ है। एक ही चीज़ इन सेंस कि दोनों पत्थर को शेप किया गया है विंड के थ्रू। यानी विंड है वो अपने साथ सैंड्स कैरी कर रही है, सैंड पार्टिकल्स कैरी कर रही है,
और उसने पत्थर को एक पर्टिकुलर शेप दे दिया है। सी दिस इज मशरूम रॉक। और वेंटीफैक्ट का हमने फोटोग्राफ तो नहीं डाला है, बट वो भी एक रॉक है जो कि वेंटीफैक्ट भी एक टाइप के रॉक्स होते हैं जो कि विंड जो सैंड कैरी कर रही है उससे एक पर्टिकुलर शेप में फॉर्म कर जाते हैं, उसे हम वेंटीफैक्ट बोलते हैं। और ये मशरूम रॉक्स है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। अब देखो ये सपोज ये विंड फ्लो ब्लो कर रही है, विंड ब्लो कर रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और ये अपने साथ सैंड पार्टिकल्स लेके चल रही है। ठीक है, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा वो सैंड कैरी कर सकती है और उतने स्पीड से वो कैरी कर सकती है। अब होता ये है कि सैंड हैज सम वेट, सैंड का अपना थोड़ा कुछ भी वजन है, तो वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक वो सैंड नहीं होगा इस विंड में। बट नीचे वाले जो सरफेस हैं, सैंड ग्राउंड के जो सबसे क्लोजेस्ट विंड लेयर्स हैं उसमें सैंड की मात्रा ज़्यादा होगी, सैंड क्वांटिटी उसमें ज़्यादा होगा। तो ये वाले रीजन्स में जो इन रीजन्स में यहाँ पे जो सैंड पार्टिकल्स हिट कर रहे हैं वो उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो वो इस पत्थर को ज़्यादा इरोड कर गए हैं नीचे से। बट ऊपर उतनी ज़्यादा सैंड पार्टिकल्स नहीं हैं, कम सैंड पार्टिकल्स हैं जो कि ऊपर उतने हाइट तक पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पे इरोजन जो है वो कम होगा। अब सैंड जो है वो क्या है, सिलिका है। सिलिका खुद में एक हार्ड मटेरियल है, तो वो जब किसी सरफेस से टकराती है तो उसके पास एक इरोजन कैपेसिटी होता है, उसके सरफेस को वो स्क्रैच करके मटेरियल उससे रिमूव कर देता है। तो काफ़ी ईयर्स तक अगर वो पत्थर से भी टकराता रहे तो वो उसको इरोड कर सकता है। तो यहाँ पे चूंकि ग्राउंड लेवल के पास में सैंड की मात्रा ज़्यादा है, सैंड यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये वाला रीजन है वो ज़्यादा इरोड होके पतला सा हो गया है। और ऊपर में सैंड पार्टिकल्स कम है, तो वो वहाँ पे इरोजन कम हुआ है। तो इस शेप में चूंकि अब ये काफ़ी समय के बाद अगर इसको देखा जाए तो एक मशरूम शेप फॉर्म कर लेते हैं। ऊपर में बड़ा पोर्शन है और नीचे में पतला पोर्शन है, तो इसीलिए इसे मशरूम रॉक्स का नाम दिया गया। अब इसमें एक और चीज़ है कल्चरल सिग्निफिकेंस का, जो कि राजस्थान एरिया में या दूसरे एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो कि उनके लिए इम्पोर्टेंट है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर्स कुछ बनाए जाते हैं उनको। उनमें से एक है जोहाड़। ठीक है, इसमें पहाड़ी वाले रीजन से पानी फ्लो करके आया होगा और एक लोलैंड एरिया में इसको रोक रोक लिया गया है चेक डैम्स बना के। अब इस पानी को वो कुछ महीनों तक यूज कर लेंगे ड्राई सीजन में। दूसरे इरोजनल फीचर्स जो हैं, एक तो है हमाड़ा रेग्स। हमाड़ा और रेग्स इसके बारे में लैंडफॉर्म्स में ज़्यादा पढ़ेंगे। हमाड़ा क्या है, एक कम्प्लीटली बेयर रॉकी डेजर्ट सरफेस। अभी यहाँ पे हमने देखा कि डेजर्ट तो है बट इसमें सैंड्स हैं। सपोज यहाँ पे सैंड्स ना हो और ये कम्प्लीटली बेयर रॉक हो, यानी कि चट्टान हो पूरा का पूरा, वैसे रेगिस्तान को हम बोलते हैं हमाड़ा। ठीक है, हमाड़ा हमाड़ा जो भी याद कर। बेयर रॉकी डेजर्ट सरफेस है उसे हम हमाड़ा बोलते हैं। और यहाँ पे अगर ऐसे ही रेत के जगह पे छोटे छोटे पत्थर हों, पत्थर हों बट छोटे छोटे साइज में हो, पूरे के पूरे रेगिस्तान में वैसे पथरीले मटेरियल हो, तो उसे हम रेग्स बोलते हैं, ग्रेवली स्टोनी डेजर्ट फ्लोर्स। हमाड़ा यानी कि पूरा कंप्लीटली रॉकी सरफेस है, एक बड़ा चट्टान है, काफ़ी स्क्वायर किलोमीटर तक हो सकता है, मे बी हंड्रेड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर। और रेक्स जो है उसमें उनके ऊपर भी छोटे छोटे चट्टान, छोटे छोटे पत्थर हैं, उसको रेक्स बोलते हैं। अब एक और चीज़ है कि इसमें बैडलैंड्स हम देखे थे चंबल बेसिन के बारे में। चंबल में जो बैडलैंड टोपोग्राफी फॉर्म करती है, वैसे ही यहाँ पे लूने बेसिन भी है जो कि बैडलैंड फॉर्म करती है। गलीज फ्रॉम एपिसोडिक फ्लैश फ्लड्स। क्यों, अब यहाँ पे कुछ बारिश के कुछ महीनों में बारिश होती है, तो और वेजिटेशन तो इसमें सिग्निफिकेंट कुछ है नहीं, पेड़ पौधे बहुत कम है, इवन घास भी बहुत कम है। और मिट्टी जो है वो लूज है क्योंकि सैंड मटेरियल है ज़्यादा उसमें, तो वो इरोड हो जाती है इजीली। एपिसोडिक फ्लैश फ्लड्स यानी कि कभी कभी ऐसे फ्लैश फ्लड्स आ जाते हैं। फ्लैश फ्लड्स यानी कि कुछ ही मिनटों में काफ़ी तेज बारिश हो गई, तो अपने साथ काफ़ी मलबा बहा के ले गई, मिट्टी मड इस तरीके से बहा के ले गई, उसे हम फ्लैश फ्लड्स बोलते हैं। और वो इरोजन का रीज़न होता है गली इरोजन, जैसे यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे देखते हैं सॉल्ट एंड इवापोरेट लैंडफॉर्म्स। एक तो है इसमें प्लाया लेक्स। प्लाया लेक्स क्या होता है, जो एक
अपलैंड एरियाज के बीच में एक लोलैंड एरिया होगा, यहाँ पे थोड़ा पानी इकट्ठा होगा। ठीक है, तो जो भी हम देखते हैं सांबर लेक वगैरह, ये सब प्लाया लेक्स और प्लाया बेसिन्स ही हैं। तो इनकी डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत सरफेस सुपरफिशियल होते हैं। गर्मियों में यहाँ पानी सूख भी जाता है या बहुत कम होता है। पहले तो ये एक शैलो है, टेम्पोररी भी होते हैं कई। और एंडोरिक लेक्स हैं। एंडोरिक लेक्स मतलब वहाँ से पानी का आउटलेट कुछ नहीं है, जो पानी अपलैंड्स में आ रहा है कभी की छोटे मोटे बारिश में भी वही इकट्ठा हो रहा है वहाँ पे। तो उसमें आउटलेट नहीं है, बस इनलेट है। यहाँ से बारिश का पानी अंदर गया, यहाँ से बारिश का पानी अंदर गया और ये यहाँ पे इकट्ठा हो गया। उसी को हम एंडोरिक लेक बोल रहे हैं। और एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में पाया जाता है। फॉर्म्ड इन क्लोज बेसिन, वही बात है। सीजनल रेनफॉल्स है। बारिश के कुछ महीनों में पानी इकट्ठा होता है, अदरवाइज मोस्टली इवापोरेशन होती रहती है। तो उसी वजह से यहाँ पे काफ़ी मात्रा में, काफ़ी क्वांटिटी में सॉल्ट भी मिलते हैं। सलाइन नेचर होता है इन लेक्स का मोस्टली, जो डेजर्ट लेक्स में, डेजर्ट रीजन में पाए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे लेक्स ही सलाइन हो, बट काफ़ी ऐसे सलाइन लेक्स वहाँ पाए जाते हैं। उसका रीज़न यही है कि पानी जो थोड़ा सा इकट्ठा हुआ और साल भर वहाँ पे इवापोरेशन का रेट काफ़ी हाई है, तो ज़मीन से, नीचे के मिट्टी से जो भी सॉल्ट है वो ऊपर खींच लेते हैं। अब यहाँ पे देखो सीजनल रेनफॉल है। सीजनल रेनफॉल है जिससे बारिश का पानी इकट्ठा हुआ और इवापोरेशन हुआ। तो उसमें फिर जब इवापोरेशन हो गया तो उसके पीछे सॉल्ट और उसके बाकी दूसरे फाइन सेडिमेंट्स वहाँ इकट्ठे हो गए। अब इसके एग्जांपल्स ले लो। प्लाया लेक्स के एग्जांपल है, एक तो सांबर लेक है, पाचापद्रा लेक है। पंचपद्रा और पाचपद्रा जैसे भी इसको जान लो, कुछ तो सांस्कृतिक नेम भी होगा। सांबर भी, शाकंभरी लेक बोलते थे इसको पहले, शाकंभरी झील। डीडवाना है एक दूसरा सलाइन लेक है। लून करसार, लून करसार देखो, एक सर का मतलब तो हमने डिस्कस किया था नॉर्थ वेस्टर्न साइड में या नॉर्दर्न साइड में। सर मीन्स शॉर्ट फॉर सरोवर, विच इज लेक इन इटसेल्फ। तो सर का मतलब लेक है। हो सकता है जनरली हर जगह ही उसका मतलब मत निकालना, बट मोस्टली अगर सर कहीं की बात कर रहे हैं तो सरोवर का शॉर्ट है। और लून मतलब लवण, संस्कृत वर्ड है लवण, उससे बना हुआ है लून। उसीलिए ही लूनी रिवर बोलते हैं, क्योंकि उसमें सॉल्ट पाया जाता था। तो इसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये सलाइन लेक है। और फलोडी एक दूसरा लेक है। तो ये चार पांच नाम याद रख सकते हो। सांबर तो याद रख ही लो, सलाइन लेक है, प्लाया लेक बेसिन है, दूसरा डिडवाना, पचपदरा। और इसके नाम से जैसा लग ही रहा है, लून करसार सलाइन लेक है। फलोडी नाम याद रहा तो ठीक है, चार पांच नाम तो याद रख लो ही जरूर। आगे देखते हैं दूसरा एक फीचर फॉर्म। अभी तो हम लेक्स की बात कर रहे थे, आगे सॉल्ट फ्लैट्स है, एक दूसरा फीचर है। ये क्या होता है, एरिया ऑफ। अब ये देखो, एक फोटोग्राफ देख लो, सॉल्ट पैन्स ऑफ सांबर लेक। यहाँ पे सॉल्ट एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है सांबर लेक से। ये सारे जो माउंट्स हैं वो सॉल्ट इकट्ठा किए हुए हैं। आगे देखते हैं सॉल्ट फ्लैट्स। ये रण ऑफ कच्छ में सॉल्ट फ्लैट्स हैं, पूरा का पूरा एक एक्सटेंसिव लैंड है जिसमें ये सॉल्ट ऊपर में आया हुआ है। कुछ लेयर तक सॉल्ट ही सॉल्ट है। एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ लेयर्स ऑफ सॉल्ट। एक्सटेंसिव एरिया ऑफ लैंड बोल सकते हैं, और उसमें लेयर्स ऑफ सॉल्ट से कवर्ड है। और ये है कहाँ पे, इंडिया में रण ऑफ कच्छ में। अब इसमें एक बात देख लो, रण ऑफ कच्छ बना कैसे था, फॉर्मेशन ऑफ रण ऑफ कच्छ। सबसे पहले तो ये अरेबियन सी का पार्ट था, एंशियंट पार्ट ऑफ द अरेबियन सी। अब टेक्टोनिक एक्टिविटीज हुआ। टेक्टोनिक एक्टिविटीज होने की वजह से जो सी के नीचे जो सरफेस था वो ऊपर आ गया। टेक्टोनिक एक्टिविटीज कॉज्ड द लैंड टू राइज। और ये जो सॉल्ट फ्लैट है वो समुद्र के नीचे का ही एरिया है, समुद्र के नीचे का ही लैंड है, वो टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से अब ऊपर आ गया है। अब चूंकि सॉल्ट इतनी इसमें इतनी ज़्यादा है कि इसमें अब ज़्यादा कुछ वेजिटेशन हो नहीं सकता। इवन पानी भी हो जाए तो वो सॉल्टी मार्शेस जैसा ही होगा, दलदली इलाका होगा जिसमें नमक है, बट उसमें ज़्यादा कुछ वेजिटेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ओवर 75% ऑफ इंडिया टोटल सॉल्ट प्रोडक्शन ये है रण ऑफ कच्छ से आता है, गुजरात से। अब दूसरी एक और चीज़ है कि सॉल्ट हार्वेस्टिंग कम्युनिटी है, उसे हम अगारिया बोलते हैं गुजरात में।
तो ये कुछ कल्चरल सिग्निफिकेंस की बातें हो गई। एक तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हम देखी, और एक दूसरा सॉल्ट हार्वेस्टिंग कम्युनिटी अगारिया। अब डेजर्ट में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। एफेमेरल, ये हमने ड्रेनेज में देखा हुआ है। एफेमेरल शॉर्ट लिव्ड, यानी कि एफेमेरल का मतलब जो है वो शॉर्ट लिव्ड रिवर्स हैं, बहुत छोटे टाइम के लिए वो बहती हैं, बारिश का कुछ 1-2 महीना 3 महीना, इतने में ही वहाँ पे पानी होता है, और बाकी समय में वो मोस्टली ड्राई होती है। तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है लूनी रिवर। ठीक है, फ्लोज ओनली ड्यूरिंग मानसून। एक और चीज़ है इसमें, इनलैंड ड्रेनेज जिसमें कि जो नदी का पानी है वो समंदर तक पहुंच नहीं पा रहा, तो स्ट्रीम्स टर्मिनेट इन प्लायास। अब जहाँ पे वो, अब प्लायास हो सकते हैं या फिर मार्शेज भी हो सकते हैं। जैसे रन ऑफ कच्छ जो है वो प्लाया तो नहीं बोलेंगे उसको, सॉल्ट मार्शेज बोल सकते हैं। दलदली इलाका हो जाता है समंदर के पास पहुंचते पहुंचते। अब इसमें सी तक इसमें कोई आउटलेट नहीं है, उसी को हम इनलैंड ड्रेनेज बोलते हैं। जो समंदर तक नहीं पहुंच रही है, वैसे ही ड्रेनेज को हम इनलैंड ड्रेनेज बोलते हैं। अब नाम कुछ याद कर लो, खादिन्स, टांकास और जोहार। ये ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं राजस्थान के। बावड़ीज और स्टेप वेल्स, यानी कि एक के बाद एक करके काफी सीढ़ियां बनाते हुए काफी गहराई तक वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसके नीचे जहाँ पे उनको पानी मिलता है वहां पे कुआं खोद लेते हैं। वैसे ही स्ट्रक्चर्स को स्टेपवेल या बावड़ी बोलते हैं। अब यहाँ पे जो पानी है वो ग्राउंड वाटर का है। खादिश, टाका, जोहाड़, ये सब जो है यहाँ पे रेन वाटर को कलेक्ट किया जा रहा है। तो डोंट गेट कंफ्यूज। फ्लैश फ्लड्स जानते हैं, शॉर्ट इंटेंस रेनफॉल होती है, छोटे समय के बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो गई तो अचानक से पानी बढ़ गया, फ्लड जैसा सिचुएशन हो गया, तो उसे हम फ्लैश फ्लड बोलते हैं। फ्लैश इसलिए क्योंकि बहुत कम टाइम में अचानक से आया है। स्लोप जनरली टुवर्ड्स सिंध है, इन द नॉर्थ, सिंध मतलब पाकिस्तान की तरफ नॉर्थ में, और टुवर्ड्स रन ऑफ कच्छ इन द साउथ। फैक्ट ये है, इसमें याद करने वाली चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। अरावली से सपोज ये अरावली रेंजेस हैं, और ये हमारा राजस्थान बॉर्डर है, गुजरात यहाँ पे है। तो अरावली से शुरू में तो नदियाँ इस तरीके से बहती हैं, और गुजरात के पास रण ऑफ कच्छ के आने के बाद वो इस तरफ से फ्लो करने लगती हैं। सो स्लोप यहाँ पे टुवर्ड सिंध है, और यहाँ पे टुवर्ड्स रण ऑफ कच्छ। अब वेजिटेशन और लैंडफॉर्म का इंटरेक्शन, जो थोड़ी बहुत वेजिटेशन है रेगिस्तान में, डेजर्ट में, तो एक तो स्क्रब्स है, बड़े पेड़ यहाँ पे रेयरली पाए जाएंगे, नहीं के बराबर नहीं पाए जाएंगे। फ्यू मीटर्स, बहुत ज़्यादा तो उनकी हाइट होगी, 2-3 मीटर तक हो गए तो बहुत ज़्यादा है। और ज़ेरोफाइटिक नेचर होता है, ज़ेरोफाइटिक यानी कि अडेप्टेशन टुवर्ड्स द ड्राई एंड एरिड कंडीशंस। वेजिटेशन में इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। कैक्टस वगैरह है कुछ, झाड़, कीकर, बबूल इस तरह के मिल जाते हैं। और जहाँ पे वो थोड़े बहुत होते हैं वहाँ पे सैंड ड्यून्स जो है वो स्टेबलाइज कर जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स की नहीं होती। सैंड ड्यून्स की शिफ्टिंग भी एक प्रॉब्लम है डेजर्ट रीजन्स में। जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ उनके खेत होते हैं, जहाँ थोड़ी बहुत खेती होती है, वहाँ पे धीरे धीरे सैंड ड्यून शिफ्टिंग की वजह से वो खेती वाला जो लैंड होता है, एरेबल लैंड होता है, उसको वो वेस्ट बना देते हैं। तो जहाँ पे थोड़ी बहुत वेजिटेशन है, वो उसको सैंड ड्यून्स को शिफ्ट करने से रोकती है। माइग्रेटिंग ड्यून्स इन डेन्यूटेड जोन्स, यहाँ पे बिल्कुल ही डिग्रेडेशन है, पूरा ही ड्राई है, और ड्राई पैच है, और वहाँ पे ज़्यादा वेजिटेशन नहीं है, वहाँ पे सैंड ड्यून्स ज़्यादा इजीली माइग्रेट करेंगे, शिफ्ट करेंगे। अब इसमें कुछ नेशनल पार्क्स हैं। अब रेगिस्तान तो है, बट कुछ तो वहाँ भी जानवर पाए जाते हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में है, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में है। कोर थार प्रोटेक्टेड एरिया है, मतलब डेजर्ट अगर किसी को एक्सपीरियंस करना है तो इस वाले रीजन में ट्रू एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ पे कुछ एक बर्ड पाया जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, और कुछ रेप्टाइल्स पाए जाते हैं, छोटे मोटे छिपकली में भी, सांप वगैरह। एक और है रण ऑफ कच्छ में, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गधा पाया जाता है एक तरह का, जिसे हम घुड़खर या फिर खर बोलते हैं। खर मतलब संस्कृत में गधा ही होता है, इसे इंडियन वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। रामसर वेटलैंड्स है, किचन वेटलैंड और मेनार वेटलैंड। नाम याद रख लेना जितना हो पाता है। कोस्टल प्लेन से हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। टिल देन थैंक यू। लेक्चर पसंद आया तो सब्सक्राइब करना।
बने रहने के लिए थैंक यू।